एफएमसीजी सेक्टर यूजुअली एक सेफ सेक्टर माना जाता है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम लोग को एक स्टेबल रिटर्न मिल सके। लेकिन अगर हम लोग पिछले 7 हफ्ते में अगर हम लोग निफ्टी का डाउन अगर देखा जाए, डाउनफॉल देखा जाए, तो 10.5% की मार्केट में गिरावट आई है। वहीं पर अगर हम लोग एफएमसीजी सेक्टर को कंसिडर करेंगे तो 16% के आसपास गिरावट आई है। अभी जो हम लोग का जो आज का स्टॉक है वो तो 16% से भी ज़्यादा, यानी कि 25%, ऑलमोस्ट 25% गिर चुका है। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये एक सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इसको बाय या सेल रिकमेंडेशन के जैसे मत लेना। चलिए गाइज, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और ये वीडियो है टेक्नियो फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज़ का। तो सबसे पहले आपके सामने एफएमसीजी सेक्टर का जो चार्ट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर ने 23 सितंबर वाले हफ्ते में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि था 65,500 का। अभी उसके बाद से उसी हफ्ते से एक्चुअली निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। अगर अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 7 हफ्ते से ये सेक्टर गिरता हुआ जा रहा है और 16% की गिरावट आई है। अभी मैंने एक दिन पहले, कल के दिन में एक वीडियो डाला हुआ था जिसके ऊपर हम लोग ने स्टॉक्स फॉर द वीक वाले जो मैं वीडियो डालता हूँ, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 10.5% के आसपास निफ्टी में गिरावट आई है। तो अगर निफ्टी 10.5% गिरा है और अगर एफएमसीजी सेक्टर 16% गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल मार्केट कंडीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं ये सेक्टर उतना ज़्यादा सेफ नहीं लग रहा है। ठीक है। अभी अगर हम लोग ब्रिटानिया की बात करें, जो हम लोग का जो स्टॉक है जिसके ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, अगर हम लोग इसके ऑल टाइम हाई से बात करेंगे जो कि 6,477 पे था, अभी वो गिरकर 4,900 पे आ गया है। अगर मैं इधर से इधर कैलकुलेट करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर 24.88% की गिरावट आई है। मोटा मोटी 25% की गिरावट आई है। इसके पहले ये वाला जो लेवल था ये सबसे पहली बार आया था 2023 जून में, और उसके पहले जो सबसे रीसेंट में था वो मई 2024 में था, यानी कि 5 महीने पुराना लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर भी जाके देखें, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो कहीं ना कहीं अभी तक इसका, अगर मैं ये डिलीट कर दूँ, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहीं ना कहीं अभी भी ये एक हायर हाई हायर लो के ट्रेंड में, यानी कि एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है, क्योंकि जो उसका प्रीवियस लो है ये वाला, जो इसका प्रीवियस लो है ये अभी भी इंटैक्ट है और वो ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे ही ये प्रीवियस लो ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्रिटानिया में अच्छी खासी और सेलिंग दिखने को मिल सकती है, और ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे 50 डे मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे पिछले हफ्ते अच्छी खासी गिरावट आई है और ये अच्छा खासा गिरता हुआ ही जा रहा है। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैं वीडियो सैटरडे सुबह में शूट कर रहा हूँ, तो मंडे की मार्केट के बाद ये वीडियो आएगा चैनल पर। तो मंडे के दिन इसके ऊपर जो भी चेंजेस होगा वो हम लोग ने फैक्टर इन नहीं किया है। दूसरी एक और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ें आती रहेगी तो उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज एक्चुअली बाजू वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का कुछ तो काम चल रहा है। तो इसलिए गाड़ी आ रही जा रही है, तो उसका थोड़ा सा आप कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए और अच्छी खासी कैंडल के साथ गिरावट आई है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज धीरे 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 नीचे आ रहा है। अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐसा सेम रहा तो ये कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज इसको ऊपर से क्रॉस कर देगा, और यहाँ पर एक डेथ क्रॉस ओवर जैसा आइटम एक बन सकता है। डेथ क्रॉस ओवर क्या होता है? यूजुअली गोल्डन क्रॉस ओवर का उल्टा। और गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था चैनल पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, आप जाकर देख सकते हो। अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में बताऊँ तो गोल्डन क्रॉसओवर में कहीं ना कहीं मार्केट या स्टॉक वो एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है, और डेथ क्रॉसओवर में कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम बनाता हुआ दे सकता है। ठीक है। तो फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ब्रिटानिया इंडस्ट्री बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अगर मुझे इसको स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर कंसिडर करना है, मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से कंसिडर करना है, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से कंसिडर करना है, डेफिनेटली अगर मैं इसको एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोचूं तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है।
ऐसे मार्केट में जब मार्केट ऐसे 10 12 15% गिरा हुआ है, तो यूजुअली ऐसे मार्केट में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं एक अच्छे खासे वैल्यू पर। जो ऐसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल ये वही बात हो जाती है कि अगर मुझे आईफोन लेना है और 70,000 का अगर आईफोन है, तो मुझे बिग बिलियन डे सेल में या अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन सेल में वही आईफोन मुझे 45,000 में मिल रहा है या 40,000 में मिल रहा है। तो वो मुझे लिटरली आधे भाव में मिल रहा है। मैं ऑब्वियसली उसको 6 महीने बाद खरीदूंगा, बट मैं रीज़नेबल वैल्यू फॉर मनी वाले भाव पे खरीदूंगा। तो ये उस तरीके की डील मिल जाती है, ठीक है। तो ये फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप बाय द वे खुद का एनालिसिस ज़रूर करना, और फिर कमेंट करके आप बताना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये आपको कहाँ कौन से लेवल पे स्ट्रांग लग रहा है, कौन से लेवल पे वीक लग रहा है, और आपको क्या लगता है ब्रिटानिया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आने वाले टाइम में नीचे जा सकता है या वापस अपनी रिकवरी कर सकता है। बाय द वे हम लोग इससे पहले कि हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेगा इस, अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, समझना है, या कुछ भी अपने एनालिसिस का ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी बढ़कर फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर कुछ रेशियोज देख लेंगे, तो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1,18,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो हाई और लो का ऑलरेडी दिया गया है। डिविडेंड यील्ड 1.5% का है। फेस वैल्यू ₹1 की है। बुक वैल्यू 133 का है, ठीक है। तो बुक वैल्यू से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा चल रहा है, 40 टाइम्स के आसपास चल रहा है, कुछ 38 के आसपास, 38-39 टाइम्स के आसपास चल रहा है। स्टॉक की पीई 55.1 की है, इंडस्ट्री की पीई भी 55.1 की है। आरओसीई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आरओई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 50.6% की है, प्लेज्ड होल्डिंग कुछ नहीं है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे मुझे लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, बट मेरे हिसाब से एक्चुअली ज़्यादा हायर साइड पे है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में मेरे हिसाब से 0.5 के आसपास, 0.6 के आसपास का कहीं ना कहीं डेट टू इक्विटी रेशियो एक अच्छा रेशो या एक मैनेजेबल रेशो मेरे हिसाब से सही रहता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करें, कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग फूड कंपनीज विद 100 ईयर लेगेसी एंड एनुअल रेवेन्यूज़ इन एक्सेस ऑफ 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ के ऊपर का ये लोग का एनुअल रेवेन्यू है, और उसके ऊपर ये 100 साल पुरानी कंपनी है। तो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जो 100 साल तक या 50 साल तक भी बिज़नेस को सर्वाइव कर लेती है और इतना एक लंबा जर्नी तय करती है। और साथ ही साथ उन 50-100 साल में, 150 साल में उतना वाला का रेपुटेशन, एक कांस्टेंट रेपुटेशन रहता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक ब्रांड वैल्यू है ये, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ये लोग के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो गुड डे एक प्रोडक्ट हो गया, टाइगर हो गया, न्यूट्री चॉइस हो गया, मिल्क बिकीज हो गया, मारी गोल्ड हो गया, और भी बहुत कुछ ये लोग के केक्स, रस्क, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स, इसमें से आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग ने अपने बचपन में ज़रूर कंज्यूम किया है, और अभी भी काफ़ी बार अगर हम लोग को कुछ नहीं मिलता, अगर घर पे कुछ खाने वाने को नहीं है, तो हम लोग चाय बिस्किट वैसा यूजुअली खाना प्रेफर करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप लोग खाते हो या नहीं खाते हो, बट मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अभी अगर हम की पॉइंट्स की बात करेंगे, तो ये पार्ट है वाडिया ग्रुप का। ब्रिटानिया इंडस्ट्री बिलोंग्स टू द वाडिया ग्रुप, अ रेप्यूटेड इंडियन बिजनेस हाउस हु हैज़ अ प्रेजेंस इन अ वाइड रेंज ऑफ सेगमेंट्स लाइक एयरलाइंस, रियल्टी, टेक्सटाइल। वो सब सेक्टर्स में ऑलरेडी वाडिया ग्रुप की प्रेजेंस है, और कहीं ना कहीं वो लोग ने ही ब्रिटानिया इंडस्ट्री को भी टेक ओवर कर लिया है। मार्केट लीडर इन द बिस्किट सेगमेंट, तो 80% लोग का जो रेवेन्यू है वो बिस्किट सेगमेंट में आता है। बिस्किट का ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, ग्लूकोज हो गई, मारियो हो गई, कुकीज़, क्रैकर्स, क्रीम, वो सब बिस्किट्स है ये लोग के, जैसे गुड डे, टाइगर, मारियो, सब जो ये लोग के ये है। ब्रिटानिया ब्रेड, जैसे जो एक जो आपके मतलब जो घर पे ब्रेड आता है, जो मस्का ब्रेड वाला जो ब्रेड, वो ब्रेड के भी ये लोग बहुत अच्छा, ये लोग का क्या कहते हैं बिजनेस है, जिससे अगर इधर यहाँ पर देखोगे 1 लाख टन इन वॉल्यूम एंड 450 करोड़ इन वैल्यू, ठीक है। इतना ये लोग का यूजुअली एनुअल टर्नओवर होता है, और 1 मिलियन लोव्स डेली अक्रॉस मोर देन 100 सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया।
ठीक है, लोव्स मतलब एक ब्रेड का टुकड़ा, तो वैसे 10 लाख ये लोग के ब्रेड के टुकड़े। अगर हम लोग मान ले एक पैकेट में अगर हम लोग 10 भी अगर ये पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं, 10 टुकड़े ब्रेड के पकड़ते हैं, तो 1 लाख पैकेट तो ये लोग रोज़ के बेचते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और ये लोग के दूसरे ये लोग अगर अगर यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी इज़ वर्किंग ऑन डेवलपिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लाइक आटा पिज़्ज़ा चीज़ ब्रेड। तो ये लोग ये प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं या बनाने की तैयारी में कर रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो नया सेगमेंट जो ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए सेगमेंट में जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना सफल रहता है। क्योंकि डेफिनेटली एफएमसीजी भले से एक सेफ सेक्टर यूजुअली हम लोग सब लोग कहते हैं, बट इसके अंदर कैसा हो जाता है ना कि इनोवेशंस करने के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाती है, और जो भी आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ट्राई करते हो वो काफ़ी बारी फेल भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मतलब आटा पिज़्ज़ा चीज़ ब्रेड पता नहीं ना, हम लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, खाएंगे तो कितने लोग लेंगे उसको। तो इसके ऊपर ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है। काफ़ी बार तो हम लोग को अलग से स्पेसिफिक मशीनरी लानी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसके इसके लिए भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ या काफ़ी बिजनेसेस यूजुअली कुछ अलग करने का सोचते ही नहीं है। बट यहाँ पर ये अच्छी बात है कि ब्रिटानिया को अब मालूम है कि कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी सेक्टर है वो एक ग्रो करने वाला है, तो इसीलिए वो लोग को और नए नए प्रोडक्ट्स अपने नो क्या बोलते हैं कंपनी में और लाने चाहिए। वो बहुत ही अच्छी बात है, भले से वो प्रोडक्ट पास हो फेल हो, वो बात की बात है। अगर हम लोग अभी डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो लगा 5% रेवेन्यू डेयरी प्रोडक्ट्स आता है, जिसमें चीज़ हो गया, बेवरेजेस, मिल्क एंड योगर्ट हो गया। ठीक है, और ये लोग के 1 लाख आउटलेट्स भी है अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाके देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात करें तो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग के 30,000 है, और आउटलेट्स ये लोग के पास 28 लाख आउटलेट है। The company derives 5.5% of its revenue from the global market, exports its products to 80 countries and manufacturing units in यूएई एंड ओमान। ओमान और यूएई में ये लोग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मतलब ये है यूनिट्स है, और 80 कंट्रीज में ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द नंबर 2 बिस्किट प्लेयर इन यूएई, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मतलब रिकग्निशन है कंपनी के लिए, एक ब्रांड वैल्यू है कंपनी के लिए, कि ना सिर्फ इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, बट यूएई का सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है बिस्किट कैटेगरी में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे तो BIL यानी कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ प्लान्ड अ केपेक्स आउटलेट ऑफ 400 to 500 करोड़ इन FY 2025, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लार्जली फंडेड थ्रू इंटरनल कैश अक्रूवल्स। ठीक है, तो ये लोग ऑब्वियसली केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर देखा कि ये लोग चीज़ ब्रेड और आटा पिज़्ज़ा सब बना रहे, तो ऑब्वियसली ये लोग का कुछ रहेगा कि ये लोग को आगे चल के कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई और भी प्लांट ओपन करना है, वैसा कुछ रहेगा। इसके लिए लोग 400-500 करोड़ रुपए डालने का सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर पैसे डालेगी, भले से वो अगर वो 10 रुपये ही क्यों ना डाले, तो वो लोग को सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे कि भाई ये 10 रुपये हम लोग के जा रहे हैं तो इसका रिटर्न हम लोग को कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग रेवेन्यू स्प्लिट के हिसाब से बात करेंगे तो एक्सपोर्ट से 5.5% का रेवेन्यू, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी इधर देख लिया था, जो बचा हुआ 94.5% है, वो डोमेस्टिक का है। ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा काम का नहीं है, ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, आप चाहिए तो जाके बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी का ये फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, और एनालिसिस करने से पहले हम लोग प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 years ROE ऑफ 57.8%, और अगर कंपनी में अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो 82.2% का डिविडेंड पे आउट है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 37 टाइम्स 36.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, एंड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.69 ओवर पास्ट 5 years। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग के मतलब जो प्रोज एंड कॉन्स दिया गया है उसके हिसाब से सेल्स ग्रोथ कम हुई है, या मतलब क्या बोलते हैं बहुत कम है सेल्स ग्रोथ, और क्या बोलते हैं जो बुक वैल्यू है उससे ऑलमोस्ट 37 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ROE काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिविडेंड पे आउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये लोग के अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो नेस्ले और स्वजस एनर्जी ये लोग के कॉम्पिटिटर्स इसके हिसाब से दिखाए गए हैं। अभी अगर हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं, अगर हम लोग सेल्स की बात करेंगे तो 2013 में सेल्स थी 6,185 करोड़ की, अभी वो बढ़कर 16,770 करोड़ के आसपास हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो पहले 421 करोड़ की थी, अभी वो बढ़कर 3167 करोड़ की हो गई है। और पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 7% का, सिर्फ 7% का, अभी वो बढ़कर 19% हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना ये लोग ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये लोग ने बढ़ा दिया गया है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है बिजनेस के लिए। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2013 में ये 260 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अभी वो बढ़कर 2134 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है। अगर हम लोग इसको, जो ब्रिटानिया का ये वाला जो लेवल है, जो 2023 वाला लेवल है, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, ये वाला जो लेवल है 2023 का, जहाँ पर इसने सबसे पहली बार टेस्ट करा था और ये सेम प्राइस पर आया था, तो अगर वहाँ पर से भी अगर हम लोग 2023 के नंबर से भी, अगर सॉरी 2021 नहीं 2023 के नंबर से, हाँ 2023 के नंबर से अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 28 ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 2831 करोड़ का था, वहाँ से बढ़कर 31.67% पे आ गया। मोटा मोटी 10% का जंप तो इसके अंदर आया ही है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2316 का नेट प्रॉफिट था, वो घटकर 2134 पे आ गया, तो यहाँ पर एक डिक्लाइन आया है मोटा मोटी 10% का। ठीक है। क्यों आया है? एक रीज़न अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो टैक्स बढ़ गया। पहले 24% का लोग टैक्स दे रहे थे, अब ये लोग 27% का टैक्स दे रहे, तो ये वन ऑफ द रीजंस डेफिनेटली उसके लिए है। हम लोग और आगे और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, ईपीएस देखेंगे तो 2023 में ईपीएस था 96 का, अभी 2024 में ईपीएस है 88.84 का। डिविडेंड पे आउट एक अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। सबसे अच्छा ये लोग ने 2021 में 204% का डिविडेंड पे आउट दिया था। पिछले साल 75% था और इस साल पे 83% का है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से। 10 साल और 5 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 9% का थी, 3 साल के हिसाब से 8% की थी। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 19% का था पहले 10 साल पे, मतलब 10 साल के हिसाब से, और 5 साल के हिसाब से 3%, 3 साल के हिसाब से 5%। स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो 10 साल के हिसाब से 19% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिला है, 5 साल के हिसाब से 9%, 3 साल के हिसाब से 3 साल के हिसाब से 11%, और पिछले एक साल में 4% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे अच्छा खासा सबसे अच्छा नंबर यहाँ पर दिख रहा है बाकी इन चारों कंपैरिजन में। 10 साल के हिसाब से 44, 5 साल के हिसाब से 49, 3 साल के हिसाब से 58 और लास्ट ईयर के हिसाब से 57। तो रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली एक ग्रोइंग नंबर बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर रिजर्व्स और बोरिंग्स और सब की बात कर लेंगे, तो रिजर्व्स अगर हम लोग देखेंगे तो 2023 में रिजर्व्स थे 3500 के आसपास, 2024 में रिजर्व्स घट गए। एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब 3917 के थे, और उसके बाद अभी 3200 के आसपास के रिजर्व्स पड़े हैं। और बोरविंग्स की बात करेंगे तो बोरविंग्स जहाँ पर 2065 करोड़ की बोरविंग्स थी, वहाँ पर अभी वो 2700 करोड़ की बोरिंग हो गई है। तो रिजर्व्स और बोरिंग में ना बहुत छोटा सा मार्जिन है, 400 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। कल को अगर कंपनी के ऊपर कुछ भी एक बड़ा एक्सपेंस आ जाता है, तो जो रिजर्व्स और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और बोरोविंग्स हो सके कंपनी को उतना ज़्यादा कम करना चाहिए। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी एक अच्छा खासा एक नंबर दिखा रहा है 56 करोड़ का। जैसा कि ये लोग ने ऑलरेडी बताया कि लोग 400-500 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये धीरे 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 वो लोग इन्वेस्ट करके और कहीं ना कहीं ये लोग इंडस्ट्री को या अपने अपने बिजनेस के लोग ग्रो करने का डेफिनेटली देखेंगे। अभी अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने बजाज फाइनेंस वाला जो वीडियो डाला था सैटरडे को, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने कहा था कि जो भी ऐसी एफएमसीजी कंपनीज रहती है, रिटेल कंपनीज रहती है, या जो भी कंपनी जिन लोग का काम है माल बेचना, यूजुअली मतलब प्रोडक्ट बेचना, तो वो लोग का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद अगर ओवरऑल नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो नेट कैश फ्लो ये लोग का सॉरी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा से अच्छा खासा रहा है। और अभी भी अगर हम लोग देखेंगे मार्च 2024 में, तो 2573 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से कैश रहा है। इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी 477 करोड़ का रहा है। नेट कैश फ्लो 219 करोड़ का है। कुछ रेशियोज़ की बात कर लेंगे तो डेटर डेज है कॉन्स्टेंटली लोग का ऑन एन एवरेज 7 से 10 दिन के बीच में ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग सिर्फ मार्च 2024 वाले साल की बात करेंगे तो 9 दिन का डेटर डेज है। इन्वेंट्री डेज 45 डेज़ का है, जो कि एक ठीक ठाक सा नंबर है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और कम हो सकता था। ठीक है। डेज पेबल की बात करें तो 63 डेज़ है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ 45 टू 60 डेज़ है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर होता है। कैश कन्वर्जन साइकिल -9 डेज़ है, बहुत ही बढ़िया नंबर है।
वर्किंग कैपिटल डेज -5 डेज, और आर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 49% का करंट आर चल रहा है। बट अगर इसके पहले भी हम लोग देखेंगे तो पहले भी 2016 में 68, 2017 में 52 वैसा आर रहा गया है। बट पिछले 2 साल से कॉन्स्टेंटली 49% का आर है। और अगर हम लोग पिछले 4 साल का भी डेटा उठा के देखेंगे तो 40 के ऊपर का ही आर चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया रेशो है। अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे या शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो मैं ईयरली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा इसको। प्रमोटर होल्डिंग 2017 में 50.73 थी, अभी वो घटकर मतलब 0.18% घटी है, सिर्फ ज़्यादा नहीं घटी है, वो 50.55% की हो गई है। एफ के पास 2017 में 14.85%, लगभग 15% के आसपास की होल्डिंग थी, अभी वो लगभग 18% के आसपास की होल्डिंग हो गई है, यानी कि 3% वो लोग ने बढ़ा दिया है। DIS की बात करोगे तो DIS के पास लगभग 13% के आसपास की होल्डिंग थी, अभी वो 16.5% के आसपास हो गई है। पब्लिक के पास 21% से घटकर या 21.5% से घटकर 15% के आसपास की होल्डिंग हो गई है। जैसा कि मैंने बजाज फाइनेंस वाले वीडियो में भी कहा था कि कोई भी कंपनी जिस लोग का मतलब जिसका फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, तो उसके लिए मिनिमम 75% का प्रमोटर, FIIs और DIS का तीनों का मिला के होल्डिंग होना ही चाहिए। पब्लिक के पास 25% से ज़्यादा शेयर्स नहीं होना चाहिए। बट सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन मेरे को ये लगता है कि जहाँ पर 10 से 15% के ऊपर पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग का रेशियो आराम से अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गया मेरे हिसाब से एनालिसिस फंडामेंटल का। अभी अगर हम लोग एक बिस्किट इंडस्ट्री का अगर हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या लग रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ये जो ये है क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल मैंने लिया है टेक्स की रिसर्च से। मैं आर्टिकल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके खुद भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो करंट मार्केट साइज इधर भी लिखा हुआ है, फोरकास्ट पीरियड। करंट मार्केट साइज इसका USD 4.5 बिलियन का है, इंडिया में। और इसका अगर 2024 से 2029 का अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर देखा जाएंगे तो 9.4% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर लग रहा है। ये उससे और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी अभी जो कंपनीज है वो लोग ऐसे हेल्दी स्नैक, हेल्दी बिस्किट्स सब बनाने का देख रहे हैं। हम लोग ने ऑलरेडी नेस्ले में देखा था कि नेस्ले में ऑलरेडी नेस्ले वाले लोग काफ़ी ज़्यादा वो लोग हेल्दी स्नैक्स और हेल्दी मंचिंग वाले वो सब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो डेफिनेटली ब्रिटानिया भी आगे चल के ये वाले सेगमेंट में घुस सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग के पास वो ब्रांड वैल्यू नहीं है या वो प्रेजेंस नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो रीच नहीं है लोगों के पास। तो डेफिनेटली वो रीच वो सब तो है, ब्रांड वैल्यू भी है, 100 साल पुरानी कंपनी है। तो डेफिनेटली वो लोग नए सेगमेंट में भी घुस सकते हैं, और वो लोग भी ऐसे इनोवेशंस लाके उतना क्या बोलते हैं हेल्दी स्नैकिंग और हेल्दी बिस्किट्स वो सब में घुस सकते हैं। तो जो 9.4 का जो कैगर दिख रहा है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 11 से 12% का भी हो सकता है 2029-2030 आते आते। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मुझे ओवरऑल इंडस्ट्री, ओवरऑल क्या कहते हैं कंपनी का एनालिसिस मुझे लग रहा है टेक्निकल फंडामेंटल और जो एक्सटर्नल जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है, कंपनी कैसे लग रही है, इंडस्ट्री कैसा लग रहा है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ब्रिटानिया या FMCG सेक्टर इन जनरल कितना ग्रो कर सकता है, या ग्रो कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।